हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2019 के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को। इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर में 2016 से 2018 तक के मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया है और इंग्लिश के हमने 2016 से 2023 तक के मॉडल पेपर को पूरा सोल्यूशन के साथ देख लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। आज हम लोग देखेंगे 2019 के मॉडल पेपर सोल्यूशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन जो है ये हमारा है पंचम प्रश्न पत्र, जिसके लिए एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक जो है ये इसका होता है 50 का। टोटल पूर्णांक 50 का और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, जिसमें आपको 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न जो होंगे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 हमारा, गुप्त संबोध का प्रारंभ किया था। यानी गुप्त संबोध है, इसका प्रारंभ किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त। तो गेस करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, गुप्त संवत की अगर हम लोग प्रारंभ देखें या इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 319 से 320 ईस्वी में की गई थी। 319 से 320 ईस्वी में की गई थी। और इसको किया किसने था, यानी किसने स्थापना किया था इसका। तो इसका स्थापना जो किए थे वो आपके थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक घोषणा की थी। यानी कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने किसकी घोषणा की थी। ऑप्शन दिया गया है भैरी घोष, धर्म घोष, भैर घोष, धर्म घोष दोनों, यानी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। गेस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक को पश्चात हुआ, यानी पश्चाताप हुआ और उसने संस्कृत विजय के लिए भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। जिससे क्या हुआ था है, जिससे जो है भैरी घोष के स्थान पे धर्म घोष को अपनाना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को पश्चाताप हुआ और उसने संस्कृत विजय के लिए भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया। जिससे जो है भैर घोष के स्थान पे इन्होंने धर्म घोष को अपनाया था। यानी इसके स्थान पे धर्म घोष को अपनाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म घोष। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। इनमें से कौन है जो आपका गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, यानी सोने की मुद्रा है। ऑप्शन दिया गया है कौड़ी, दिनार, निष्क या पर्ण। गेस करेंगे इसका राइट आंसर। अगर हम गुप्त कालीन में जो है या गुप्त काल में जो सोने के सिक्के था उसको क्या कहा जाता था, उसको देखें तो गुप्त कालीन की स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त कालीन में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको दीनार कहा जाता था, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यानी तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था। गेस करेंगे इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम बात करें तराइन का प्रथम युद्ध तो ये आपका कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है आपका 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध जो था ये आपका होता है 1191 ईस्वी में होता है। और ये किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य
1191 ईस्वी में हुआ था। तो ये हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, यानी दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? गेस करेंगे इसका राइट आंसर। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपका स्थित जो है वो राजस्थान के जो है सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान के जो है सिरोही जिले के, राजस्थान के सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह मंदिर जो है ये 5 मंदिरों का समूह है, यानी दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है और ये स्थित कहाँ है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर जो है ये किस स्थान पर निर्मित है? पल्लव के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं यानी कि रथ मंदिर, ये किस स्थान पर स्थित है? गेस करेंगे आप लोग। पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो देखिए, राजा नरसिंह वर्मन ने राजा नरसिंह वर्मन ने जो है आपका चिंगलपेट में जो है समुद्र के किनारे महाबलीपुरम, जिसको हम लोग बोलते हैं मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और निर्माण का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यानी कि राजा नरसिंह वर्मन ने जो है ये चिंगलपेट में एक स्थान है में समुद्र के किनारे जो है महाबलीपुरम, जिसको हम लोग बोलते हैं मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और जो है रथ जो है ये रथ जो मंदिर है इसके निर्माण का शुभ आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के जो है ये रचयिता कौन है? गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए, अगर हम गीत गोविंद के रचयिता की बात करें तो इसके जो रचयिता हैं वो आपके हैं जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वो हैं जयदेव, जो है 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि थे। किस शताब्दी के कवि थे? तो 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्णदेव राय के दरबार में जो है ये 8 दिग्गज थे, यानी कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज जो हैं ये कौन थे? चलिए देखते हैं। तो जो सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज जो थे वो आपके 8 तेलुगु विद्वान और कवियों को दी गई सामूहिक उपाधि थी। कौन थे? तो ये 8 जो हैं ये 8 तेलुगु जो हैं विद्वान या हम कवि कह सकते हैं, 8 तेलुगु 8 तेलुगु क्या थे? तो 8 तेलुगु विद्वान या कवि थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, मानसूनी पवन कहलाती हैं, यानी इनमें से कौन सी है जो मानसूनी पवन कहलाती हैं? गेस करेंगे आप लोग। देखिए, मानसूनी पवन का अगर हम दूसरा नाम देखें तो इसको मौसमी पवन भी कहा जाता है। मानसूनी पवन को मौसमी पवन भी कहा जाता है, जो जून के महीने में भारत से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। कहाँ चलती है? तो भारत से जो है जून के महीने में भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी, मौसमी पवनें। मानसूनी पवनों को हम लोग मौसमी पवनों के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है, यानी कौन सी गैस है जिसकी मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है?
गैस करेंगे कौन सी गैस है जिसकी मात्रा जो है सबसे अधिक है। तो अगर हम वायुमंडल में गैस देखें तो गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि हमारा है 78.08%। ये आपका नाइट्रोजन है। इसके बाद जिसकी मात्रा पाई जाती है वो आपका ऑक्सीजन है। इसके बाद जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, कितना है 20.95%। इसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आपका पाया जाता है इसके बाद आर्गन पाया जाता है। इसके बाद जो है आर्गन पाया जाता है। आर्गन कितना पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपका 0.93%। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है 65.5 डिग्री जो है ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। 65.5 डिग्री ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध कौन सा है, गैस करेंगे आप लोग। तो देखिए 65.5 डिग्री 65.5 डिग्री अगर हम ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाले ताप की अगर बात करें तो आपका होता है शीतोष्ण कटिबंध। ये आपका होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सूचियां हैं, यानी भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी सूचियां हैं। तो अगर हम भारतीय संविधान में सूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में जो कुल सूचियां हैं वो आपकी हैं कितनी, तो 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में टोटल 3 सूचियां हैं, जिनमें से पहला हमारा होता है संघ सूची, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, और जो तीसरा है ये आपका है समवर्ती सूची। तीसरा जो है ये समवर्ती सूची होती है। जो संघ सूची होती है इस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पे जो होता है इसमें दोनों सरकारें जो है कानून बनाती हैं, लेकिन जब कोई विवाद होता है तो इस पे केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाती है समवर्ती सूची में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कौन थे संविधान सभा में जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष जो हैं ये कौन थे, गेस करेंगे आप लोग। देखिए अगर हम संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या देखें, कुल सीटों की संख्या जो है देखें कितनी थी, तो कुल सीटों की संख्या जो थी आपका 389। कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी। यदि हम देखें कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो हैं ये अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके थे डॉक्टर यानी DR भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है। अर्थव्यवस्था में जो है ये पूंजी का बाजार कौन बनाता है, गैस करेंगे आप लोग। तो अगर हम अर्थव्यवस्था में पूंजी के बाजार की बात करें कि कौन बनाता है, तो ये आपका पूंजी का बाजार जो बनाता है ये आपका शेयर बनाता है। पूंजी का बाजार जो है ये आपका शेयर बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का है, यानी मूल्य मापक का जो कार्य है वो मुद्रा का क्या है, गेस करेंगे आप लोग। मूल्य मापक का जो कार्य है ये मुद्रा का कौन सा कार्य है, प्रमुख कार्य है या सहायक कार्य है, अन्य कार्य है या आकस्मिक कार्य है, ये आपको बताना है। तो जो मूल्य मापक है ये मुद्रा का जो काम है वो आपका है प्रमुख काम है। कौन सा काम है, तो प्रमुख काम है।
या प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा यहाँ से शुरू होता है अतलग उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक। प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक आपको देखने को मिलेगा अतलग उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें पूछा आपका है संतलन जो कालीन का अंतिम सुल्तान जो था वो कौन था। सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था। तो अगर हम सल्तनत काल का अगर अंतिम सुल्तान की बात करें तो ये आपका था इब्राहिम लोदी था। सल्तनत काल का जो अंतिम सुल्तान था उसका नाम कौन था, तो उसका नाम था इब्राहिम लोदी। यानी कि इब्राहिम लोदी जो है वो सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान था। वह अफगानी था, यानी इब्राहिम लोदी जो था वो अफगानी था। उसने भारत पर जो है उसने भारत पर उसने भारत पर 1517 से 1517 से 1526 1517 से 1526 ईस्वी तक राज किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो आपका युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था, तो आपका था इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अशोक ने जो है किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। तो देखिए अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। किस धर्म को, तो बौद्ध धर्म को। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। सम्राट अशोक को अपने शासन में जो है ये 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अजंता जो है वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो अजंता है ये वर्तमान भारत के महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद जिले में है। अगर राज्य में हम लोग देखें तो राज्य में है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। और अगर आपसे जिला पूछे तो ये महाराष्ट्र के जिले, महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद औरंगाबाद जिले में है। अजंता जो है वर्तमान भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाएं जो हैं गुफाएं 29 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। तो ये कितने इसमें गुफाएं हैं अजंता में, कितने गुफाएं हैं, तो टोटल 29 हैं। टोटल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं 29 जो है ये वैध गुफाओं का एक समूह है। तो कौन से 29 जो है कौन से गुफा, तो वैध सॉरी बौद्ध गुफाओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, दिल्ली संतलन के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। दिल्ली संतलन के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। चलिए देखते हैं दिल्ली संतलन के दो राजवंशों के नाम। तो इनमें से पहला आपका है, पहले जो हैं वो आपके हैं गुलाम वंश। पहला आपका है वो आपका है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक। दूसरा जो आपका है वो आपका है खिलजी वंश। दूसरा जो है वो खिलजी वंश है। दूसरा जो है ये खिलजी वंश है, ये आपका 1290 से, दूसरा जो है खिलजी वंश 1290 से 1320। 1290 से 1320 ये आपका खिलजी वंश हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था, तो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक।
गुलाम वंश का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक का साम्राज्य जो है पूरे भारत तक जो है फैला था। यानी ऐबक का जो साम्राज्य था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साम्राज्य था वो पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद जो है खिलजी वंश के मध्य जो है खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया था। तो खिलजी वंश ने कहाँ कब्जा किया था? तो ये मध्य भारत पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्षकालीन जो है दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। हर्षकालीन के दो शिक्षा के केंद्र का नाम लिखना है, यानी एजुकेशन सेंटर का नाम लिखना है हर्षकालीन। तो चलिए देखते हैं। हर्षकालीन जो दो शिक्षा के केंद्र थे उनमें पहला आपका है तक्षशिला। पहला है तक्षशिला, पहला तक्षशिला है। और दूसरा जो है वो पाटलिपुत्र। दूसरा जो है पाटलिपुत्र है। पहला आपका है तक्षशिला, दूसरा जो है ये पाटलिपुत्र है। अब तक्षशिला के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो तक्षशिला जो है प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी जो तक्षशिला है हमारा, तक्षशिला जो है ये जो है प्राचीन प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी थी। किस देश की राजधानी थी? तो यह थी जो गांधार देश की राजधानी थी। तक्षशिला जो है प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पाटलिपुत्र जो है ये बिहार की जो है राजधानी पटना का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? तो ये पटना। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसे इस शहर को लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र के नाम से कब जाना जाता था? तो 2000 वर्ष पूर्व जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? किस जो है अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया ग्लोब। ये हमारा हो गया ग्लोब। इसके बीच में बीचों बीच एक रेखा होती है। इसके बीच में बीचों बीच एक रेखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर इसके ऊपर आपका होता है, ये आपका होता है 23.5 डिग्री। और नीचे भी होता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री। तो ये जो बीच वाली रेखा होती है इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। इसी का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री अगर हम लोग उत्तरी में जाते हैं तो ये आपका कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो ये आपका होता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में तो मकर रेखा। और जो रेखा बीचों बीच है इसको हम लोग 0 की अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा इसी को कहा जाता है। ये रेखा क्या करती है? तो ये देखिए, ये रेखा बीचों बीच में स्थित है तो क्या करेगी? ये जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री रेखा है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को समान दूरी पर पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के चारों ओर काल्पनिक रेखाओं को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी ये जो रेखा है, ये जो ग्लोब हो इसको दो बराबर भागों में काटती है। यानी जितना भाग इधर होगा हमारा उतना ही भाग इधर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य भूमध्य रेखा, जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है, वास्तविक रेखा नहीं है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय जो है किसे कहते हैं? देखिए, अपक्षय जो होता है ये चट्टानों के अपने ही स्थान पर
भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा टूटने फूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी अपक्षय क्या होता है, जो चट्टान होते हैं, जो चट्टानें होती हैं वो अपने ही स्थान पे यानी जहाँ हैं वहीं स्थित रहेंगी, अपने ही स्थान पे क्या करेंगी, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होती हैं, उनमें टूट फूट होता है। इसी की जो क्रिया होती है इसी को हम लोग बोलते हैं अपक्षय, इसी को हम बोलते हैं अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम और जलवायु में जो है वो क्या अंतर है या कौन सा अंतर है, चलिए देखते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर, तो अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो होता है एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मौसम जो है किसी एक छोटे यानी किसी क्षेत्र विशेष का जो वायुमंडल होता है उसकी दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जो जलवायु होता है ये बड़े क्षेत्र या बड़े भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पहला अंतर क्या हो गया, मौसम शब्द देखें तो ये हमारा छोटा है, तो ये छोटे स्थान की जलवायु का जो मतलब जल वायुमंडलीय दशाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व करेगा। जलवायु शब्द में देखिए बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये जो बड़े क्षेत्र होगा, जो क्षेत्र बड़ा होगा या जो भूभाग बड़ा होगा उसके वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरा जो आपका है मौसम जो है ये आपका होता है अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा होती है। मौसम जो है ये आपका अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा होती है, जबकि जलवायु जो है ये दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। जलवायु जो आपका है ये दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, मौसम दिन में जो है एक बार जो है ये बदल सकता है। यानी मौसम जो है वो एक दिन में एक बार बदल सकता है, लेकिन जलवायु क्या होता है, जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। जलवायु जो होती है ये लंबे समय तक नहीं बदलती है, जबकि मौसम क्या होता है वो एक दिन में जो है एक बार बदल सकता है। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर, एक ऋतु के मौसम में किसी एक तत्व की प्रधानता रहती है। यानी एक ऋतु के जो मौसम होते हैं उसमें जो है किसी एक तत्व की प्रधानता रहती है। और इसमें अगर हम देखें तो एक प्रकार की जलवायु के में जो है एक या अनेक ऋतुएं होती हैं। यानी एक प्रकार की जलवायु में क्या होती हैं, एक ऋतु या अनेक ऋतुएं हो सकती हैं। जलवायु में एक से अधिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ये आपका हो गया मौसम और जलवायु में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, वायुमंडल के सबसे निचली परत जो है, निचली परत का क्या नाम है। वायुमंडल में जो सबसे निचली परत होती है उसका क्या नाम होता है। तो देखिए वायुमंडल में अगर हम सबसे निचली परत की बात करें तो निचली परत जो आपका होता है उसका नाम होता है क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत आपका होता है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जो है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि क्षोभ मंडल जो है ये जैवमंडलीय जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, किस मंडल में घटित होती हैं, तो आपका होगा क्षोभ मंडल। इसमें जो होता है इसमें जो है प्रति 165 प्रति जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का जो तापमान है, वायु का जो तापमान है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की औसत दर की घट यानी कि घट जाता है। क्या होता है, तो 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो जाता है प्रति 100 जो है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो होता है 1 डिग्री जो तापमान होता है वो क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है। यानी जो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है उसका क्या नाम है। तो देखिए विश्व के अगर हम सबसे गहरे महासागरीय गर्त की बात करें तो आपका है उसका नाम है मारियाना गर्त। कौन सा गर्त है,
तो आपका है मारियाना गर्त। मारियाना गर्त जो है ये विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप से 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर या हम लोग बोल सकते हैं 124 मील 124 मील जो है पूर्व में स्थित है। यानी स्थित कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना एक द्वीप समूह है। इससे 200 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? मूल अधिकार जो है इसको किस परिस्थितियों में जो है स्थगित किया जा सकता है? तो देखिए, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। इस आपातकालीन घोषणा करने के बाद अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 द्वारा नागरिकों को जो है प्रदत्त सभी मूल अधिकारों से जो है स्थगित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। और जब आपातकालीन स्थिति की घोषणा हो जाएगी उसके पश्चात जो आपका अधिकार है यानी मूल अधिकार जो 19 है आपका, इसको क्या किया जाएगा? इसको स्थगित कर दिया जाएगा। तो स्थिति कौन सी है? तो ये है, जब आपका घोषणा हो जाएगा आपातकालीन 352 की, तो आपका जो मूल अधिकार है वो आपका स्थगित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार के अंतर्गत न्यायालय में जो है ये कितने प्रकार के लेख या हम लोग बोल सकते हैं लेख या रीट जारी किए जा सकते हैं? लेख या रीट जारी किए जा सकते हैं। लेख या रीट। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी कर सकता है? तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार को जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। किसी भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को जो है आपका प्रावर्त करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो कितने प्रकार की टोटल रीट जारी कर सकता है? तो टोटल जो रीट है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। इसका आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आपका 32 है। संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 है। इसमें रीट की संख्या कितनी है? तो टोटल 5 रीट की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम बताइए। मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम बताइए। तो देखिए, मुद्रास्फीति जो है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है। यानी मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति जिसको हम लोग आसान भाषा में महंगाई कह सकते हैं। तो ये आपका किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी है। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न सेवाओं के जो है कीमतों में होने वाले सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। अब मुद्रास्फीति के अगर हम प्रकार देखें, दो प्रकार, तो इसमें पहला आपका है मंद मुद्रास्फीति और दूसरा है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दूसरा है
दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, ये हो गए मुद्रास्फीति के दो प्रकार। ये आपके हो गए मुद्रास्फीति के दो प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पास हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पास होता है? तो चलिए देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, यह अधिनियम उन सभी उपभोक्ताओं जो है, यानी ये सभी जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम उन सभी उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षा करता है, यानी उन सभी जो उपभोक्ता होते हैं उनको अधिकारों को सुरक्षित करता है जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। यानी ये किसकी रक्षा करता है? तो ऐसे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है स्थापित किए गए हैं। यह अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये अधिनियम जो आपका पास हुआ था 1986 में, 1986 ईस्वी को पास हुआ था। 1986 ईस्वी को पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। विकसित अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य है? विकसित अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है और देश की आधारभूत संरचना का जो विकास होता है वो अच्छा होता है। विकसित देश के अंतर्गत आपके आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा। ये सभी जो आपके हैं ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले होते हैं। ये सभी जो हैं ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।